हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोग कैसे हो? तो गुड इवनिंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा। क्षमा चाहूंगा दोस्तों, 3 मिनट लेट हो गया। सो गुड इवनिंग दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी का दोस्तों। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों सभी का वेरी वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, सबका स्वागत है मित्रों। कैसे हो आप सभी लोग? तो गाइस, जैसा कि रन की शुरुआत हो चुकी है, 10:15 बज चुके हैं और रीट लेवल 1 के विद्यार्थियों के लिए डेली मेरे द्वारा एक टेस्ट के माध्यम से टॉपिक को क्लियर किया जाता है दोस्तों। और इसी श्रृंखला में मेरे प्यारे साथियों, आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक आया है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। आज अपन सहकारी समितियों के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, सभी को दोस्तों गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग दोस्तों? बिल्कुल दोस्तों, सब लोग आ जाइए तो फटाफट आ जाइए। तो आवाज आ रही है प्रॉपर? वॉइस प्रॉपर आ रही है? एक बार आवाज चेक कर लो मित्रों। उसके बाद आज अपन इस कक्षा के माध्यम से कोऑपरेटिव सोसाइटीज के टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे और कल का टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख उद्योगों के बारे में दोस्तों। तो डेली अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों प्यारे वाले टॉपिक से। ओके, कैसे हो सभी लोग? बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। यस, आवाज आ रही है? सभी को आवाज प्रॉपर आ रही है क्या? सभी को प्रॉपर आवाज आ रही है दोस्तों? पढ़ाई दोस्तों बिल्कुल दोस्तों। चलो मित्रों, ठीक है, मैं कमेंट बंद कर रहा हूं। कमेंट बंद करके शुरू कर रहा हूं दोस्तों। आप लोगों को यस यस यस, चलो ठीक है, यस 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 यस, ओके यस, ओके, वॉइस क्लियर? वॉइस क्लियर है? ऑल क्लियर? चलो मैं कमेंट बंद कर रहा हूं मित्रों। कमेंट बंद कर देता हूं आप लोगों के। ये कमेंट बंद, ये सेव, ओके। अरे आ जाइए मित्रों, आ जाइए, क्लास शुरू। तो गाइस, आज अपन बात करेंगे, आप लोगों का एक टॉपिक है, बड़ा है प्यारा दोस्तों। उस टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे। तो आज बात करेंगे सहकारी समितियों के बारे में। ये सिलेबस में आपका टॉपिक दे रखा है, सहकारी समितियां दोस्तों जो है, अब आपका टॉपिक यहां पर दे रखा है मित्रों। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। देखो, पहली तो एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटी दोस्तों आप लोगों ने इस किताब से पढ़ लिया, पीछे आपने इसके नोट्स को क्यूआर कोड से स्कैन करके पढ़ लिया। 3 चीजें आप लोगों को पढ़नी मित्रों। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, इस बुक के अलावा दोस्तों मैंने आपको ये सारी बातें क्यों बताई है। एक तो दोस्तों आप लोगों को बुक को पढ़ना है, वो तो जरूरी है ही है। एक आपको मेरे नोट्स भी पढ़ने हैं, वो भी जरूरी है। और एक दोस्तों इस टेस्ट सीरीज में आपको भाग लेना है। ये तीनों चीजें आप लोग कहोगे तब जाके दोस्तों आप लोग पूरे 30 के 30 कवर कर पाओगे। तो तब आएगा मजा पढ़ने का और पढ़ाने का। तो गाइस, ध्यान, बुक आपके हाथ में है, नोट्स आपके हाथ में, और मैं आपके सामने हूं। ओके, तो ठीक है, तो आ जाइए मित्रों, जुड़ जाइए सारे मित्रों, सारे विद्यार्थी जुड़ जाइए दोस्तों, जिसके बारे में आज अपन बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेकर दोस्तों। आज की कक्षा में अपन चर्चा करने वाले। ओके भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों सहकारी समितियों का। आज का पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है मित्रों आप लोगों के सामने कि सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटीज का गठन जो है वो करने हेतु न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। ये सबसे पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके मित्रों, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दो मित्रों, जितने भी विद्यार्थी सभी लोग वीडियो को शेयर कर दो। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सहकारी समितियों का गठन हेतु आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो मित्रों आप लोग जाना, कम से कम 210 सदस्यों का होना जरूरी होता है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बनाने के लिए कम से कम 10 सदस्यों का होना जरूरी, मतलब 10 सदस्यों का होना जरूरी है। यह बात दोस्तों आप लोग हमेशा अपने धारण में रखना कि सहकारी समितियों की स्थापना करने के लिए कम से कम 10 सदस्य और अधिकतम सदस्यों का कोई प्रावधान नहीं है। अधिकतम सदस्यों का कोई प्रावधान नहीं है, ये लाना, कोई प्रावधान नहीं है, यानी अधिकतम सदस्यों का किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान यहां पर नहीं है, ये दायरा। लेकिन मिनिमम 10 मेंबर होने चाहिए। अधिकतम सदस्य कितने भी हो सकते हैं उसके संबंध में कहीं पर भी कोई प्रावधान यहां पर नहीं डाला गया। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड, निम्न में से कौन सी सहकारी समितियों से संबंधित असत्य कथन है। इनमें से दोस्तों आपको असत्य कथन की पहचान करनी है। आपके सामने 5 बिंदु है। सबसे पहले, स्वैच्छिक संस्था, खुली सदस्यता, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो ये पॉइंट बिल्कुल सत्य है, सर्वगुण सत्य है कि सहकारी समितियों की जो सदस्यता होती है वो खुली होती है, स्वैच्छिक होती है। कोई भी इन समितियों का सदस्य बन सकता है और कोई भी इन समितियों की सदस्यता को त्याग सकता है। मतलब इसके अंदर दोस्तों किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है, खुली सदस्यता है। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति इनकी सदस्यता को ग्रहण कर सकता है या कोई भी इनकी सदस्यता का त्याग कर सकता है। यह बात 100% सत्य है। यानी दोस्तों इनका सदस्य जो है वो कोई भी व्यक्ति इनकी सदस्यता को ग्रहण कर सकता है और कोई भी व्यक्ति इनकी सदस्यता को त्याग सकता है। यानी आने पर और जाने पर कोई रोक टोक नहीं है।
किसी प्रकार की दोस्तों अनिवार्यता नहीं है कि भाई आपको इनका सदस्य ही बनना पड़ेगा, ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन यहां पर नहीं है। ये बात भी अपने माइंड में सेट कर लेना। फिर आता है लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित। बिल्कुल दोस्तों, ये लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित है, यानी सहकारी समितियां जो होती है वो लोकतांत्रिक पद्धति पर क्या होती है, आधारित होती है। अर्थात दोस्तों सब मिलकर कार्य करते हैं, ये सब मिलकर कार्य करने पर बल देती है, सब मिलकर कार्य करने पर क्या होती है, बल देती है। आगे इनका कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता, इनका कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता, ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। सहकारी समितियां दोस्तों किसी न किसी विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई जाती है, ये बात बिल्कुल गलत है। सहकारी समितियों का जो गठन होता है वो किसी न किसी विशेष पर्पज के लिए बनाया जाता है, चाहे वो पर्पज भवन निर्माण का हो, चाहे वो पर्पज दोस्तों उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का हो, चाहे वो पर्पज दोस्तों किसानों को ऋण देने का हो, चाहे दोस्तों प्रिंटिंग का हो, चाहे कोई भी XYZ कोई भी हो सकता है। इसका मतलब है कि सहकारी समितियां दोस्तों किसी न किसी विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई जाती है, यानी इनका किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई विशेष उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही ये सहकारी समितियों का गठन किया जाता है। आगे अंकेक्षण अनिवार्य, अंकेक्षण अनिवार्य की बात है कि इन समितियों का जो अंकेक्षण होता है वो कैसा होता है, अनिवार्य होता है या नहीं होता, ये चीज आपके सामने आ जाती है। बताओ कि अंकेक्षण अनिवार्य है या नहीं होता, तो मेरी बात सुना, तो इन समितियों का अंकेक्षण क्या होता है, तो अनिवार्य होता है। ये बात बिल्कुल सही है, इन समितियों का अंकेक्षण क्या होता है, अनिवार्य होता है। इन समितियों का अंकेक्षण क्या होता है दोस्तों, अनिवार्य होता है। नारा एक सबके लिए, एक सबके लिए और सब एक के लिए, ये समितियां दोस्तों एक सबके लिए और सब एक के लिए सिद्धांत पर कार्य करती है। तो मैं तो यहां पर ये पॉइंट गलत हो जाएगा, इसमें केवल और केवल दोस्तों तीसरा बिंदु गलत है, बाकी सारे के सारे बिंदु यहां पर सही है। तो तीसरा बिंदु गलत है दोस्तों, बाकी पहला पॉइंट स्वैच्छिक संस्था, खुली सदस्यता होती है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं होता। ओके, लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित होती है, इसका मतलब होता है दोस्तों ये लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित होता है, अर्थात इसके अंतर्गत सभी सदस्यों को समान मत देने का अधिकार होता है। यानी सदस्यों की जब बात की जाती है तो सदस्यों को समान मत देने का अधिकार होता है, समान मत देने का अधिकार, सभी सदस्यों को समान मत देने का अधिकार होता है दोस्तों, और सब मिलकर इसका प्रबंधन करते, सब आपस में मिलकर कार्य करते। सहकारी समितियों में प्रत्येक सदस्यों को समान मत देने का अधिकार होता है, यानी सब मिलजुल कर कार्य करते हैं। ये किसी न किसी विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई जाती है, यानी इनका कोई ना कोई विशेष उद्देश्य होता है। ओके, इनका अंकेक्षण अनिवार्य होता है, इनकी ऑडिट करवाना अनिवार्य होती है दोस्तों। ओके, आगे उसके बाद इन सब एक सबके लिए और सब एक के लिए इस नारे पर कार्य करती है। तो तीसरा बिंदु गलत है, बाकी सारे पॉइंट सही है। आगे सहकारी समिति किस विषय, किसका विषय, किसका विषय, भारतीय संविधान के अनुसार तो सहकारी समितियों को किसका विषय माना गया है, तो सहकारी समितियों को किसका विषय माना गया, तो मेरे प्यारे साथियों 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, सुना तो 97वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन मित्रों, संविधान संशोधन ये है 2011, लागू हुआ था 2012 में, सुना तो कंफ्यूज मत होना। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 जिसे लागू किया था 2012 में, इन्हें दोस्तों किसका, राज्य सूची का विषय बनाया गया। ये राज्य सूची का विषय इन्हें बनाया गया और इसके लिए राजस्थान में राजस्थान राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2012 बना, राजस्थान राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2012। तो 297वें संविधान संशोधन के तहत सहकारी समितियों को राज्य सूची का दर्जा दिया गया, यानी सहकारी समितियों के संबंध में नियम कानून बनाने का जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास चला गया। ओके, कौन से संविधान संशोधन के तहत, 97वें संविधान संशोधन के तहत इसे दोस्तों राज्य सूची का विषय दिया गया, ये राज्य सूची के अंतर्गत शामिल की गई। मेरे प्यारे साथियों, आज की कक्षा का टॉपिक है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहां से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। इस कक्षा को देखने के बाद विश्वास रखना दोस्तों, आपको दोबारा और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। मैं इस कक्षा के माध्यम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के माध्यम से आज कोऑपरेटिव सोसाइटी पूरा कराने वाला हूं। ओके, अगला
सहकारी समितियों का ध्वज सतरंगी होता है। बिल्कुल दोस्तों, सतरंगी होता है। सहकारी समितियों का जो ध्वज होता है तो वो सतरंगी होता है। निम्न में से इनका कौन सा रंग नहीं होता? ये भी दोस्तों बड़ा ही प्यारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि सहकारी समितियों का जो ध्वज होता है वो सतरंगी होता है। अब इनमें से कौन सा रंग नहीं है? पीला है, बैंगनी है, हरा है, लेकिन काला कलर नहीं होता। में तो काला कलर यहां पर नहीं होता। भी तो सहकारी समितियां राज्य सूची का विषय है। सहकारी समितियों का रंग ध्वज है वो सतरंगी होता है। इनका नारा एक सबके लिए और सब एक के लिए होता है। इसमें काला रंग नहीं होता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि सहकारी समितियों का ध्वज कैसा होता है? सतरंगी होता है। कौन सा होता है? सतरंगी होता है मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन, सहकारी समितियों संबंधित कानून की सिफारिश किसके द्वारा की गई? तो भारत में सहकारी समितियों के संबंध में पहली बार कानून बना था 1904 में। कानून कब बना था? 1904 में सहकारी समितियों के संबंध में पहली बार कानून बना था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी चुका। तो सहकारी समितियों के संबंध में कानून की सिफारिश सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई? तो मेरे प्यारे सरो, भारत में इसके लिए एक आयोग बना था, उसका नाम था भारतीय दुर्भिक्ष आयोग। भारतीय दुर्भिक्ष आयोग था। तो भारत में सर्वप्रथम सहकारी समितियों का नियमन तथा नियंत्रण करने के लिए इस आयोग की सिफारिश पर 1904 में एक कानून बनाया गया मित्रों। एक कानून बनाया गया मित्रों के किस समिति की सिफारिश? भारतीय दुर्भिक्ष आयोग की सिफारिश पर। और सहकारी समितियों पर नियमन तथा नियंत्रण करने के लिए 1904 में पहली बार कानून बनाया गया। सहकारी समितियों के संबंध में पहला कानून 1994 में बना, यानी 1904 में बना। और भारतीय दुर्भिक्ष आयोग के द्वारा बना। भारतीय दुर्भिक्ष आयोग के द्वारा कब बना? 1904 में पहला कानून। ये ध्यान एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित करना है। बहुत अच्छा। को आपको दोस्तों इनमें से निम्न को क्या करना है? सुमेलित करना है। सुमेलित करने की जब बात आ जाती है तो मेरे प्यारे आप लोगों को इनमें से निम्न में से क्या है? इसको सुमेलित करना है कि कौन सी समिति का गठन कब किया गया। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अब देखिए, तो सबसे पहले राजस्थान राज्य आवासन सहकारी संघ लिमिटेड, राजस्थान राज्य मुद्रालय सहकारी संघ लिमिटेड, राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड और राजस्थान राज्य उत्पादन विपणन की बात आती है। तो यहां पर मेरे सारे साथ इसको क्या करना? सुमेलित करने की बात आती है कि आपको इसको क्या करना? सुमेलित करना है। अब कैसे सुमेलित करोगे? देखिए बताओ, सबसे पहले मैं कहूं दोस्तों यहां पर राजस्थान राज्य आवासन सहकारी संघ लिमिटेड, स्थापना 1970, मुख्यालय जयपुर। राजस्थान राज्य मुद्रालय सहकारी संघ लिमिटेड, स्थापना 1960, मुख्यालय जयपुर। राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड, स्थापना 1957, मुख्यालय जयपुर। और राजस्थान राज्य उत्पादन और विपणन सहकारी संघ, स्थापना 1967 और मुख्यालय कहां पर है? जयपुर के अंतर्गत है। इनके जो मुख्यालय में तो वो कहां पर है? जयपुर के अंतर्गत है। ये बात भी दोस्तों आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इस बारे में भी आपको अच्छे से समझ लेना है मेरे प्यारे साथियों। तो देखो आपको बता दो, वैसे तो आप जानते हो दोस्तों बहुत सारी सहकारी समितियां होती है, लेकिन दोस्तों कम से कम आपको कुछ इंपॉर्टेंट सहकारी समितियों को समझना है। वैसे तो बता दो बहुत सारी सहकारी समितियां होती है, तो बहुत सारी सहकारी समितियां होती है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सहकारी समितियों को समझना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। इन समितियों को समझना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है। ये आप लोग ध्यान में रखना, इस चीज को समझने की कोशिश आप लोग करना। तो ओके, आगे अब मेरी बात को सुनना और समझने की बात करना। तो यहां पर देखो, तो यहां पर दोस्तों बताओ आप लोगों को, देखो यहां पर मैं कह दूं दोस्तों आप लोगों को कि राजस्थान राज्य आवासन सहकारी संघ लिमिटेड की जब मैं बात करता हूं तो राजस्थान आवासन सहकारी समिति की जब बात की जाती है तो इसकी स्थापना 1970 में की गई। तो मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में। और इसका मुख्य उद्देश्य सदस्यों को मकान निर्माण हेतु दीर्घकालीन लोन देना होता है। राजस्थान राज्य मुद्रालय सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना 1960 में की गई मित्रों। और राजस्थान राज्य उपभोक्ता की जब बात आती है, उपभोक्ताओं को लेकर जब बात आती है, कंज्यूमर्स को लेकर जब बात आती है तो उपभोक्ताओं के लिए जो कानून बना है मित्रों, उसके लिए दोस्तों 1967, दोस्तों एक मेरा गलती हो गया, एक गलत है, इसको तो मैं कंफ्यूज। राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड ये 1967 हो, ये करेक्शन कर लेना, ये 1967 है। और मित्रों राजस्थान राज्य उत्पादन विपणन ये 1957 है। ओके, मैं वापस रिपीट कर देता हूं। राजस्थान राज्य आवासन सहकारी संघ लिमिटेड दोस्तों 1970 है मित्रों आप लोगों का।
राजस्थान राज्य मुद्रालय सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना 1960 में की गई है। राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ की स्थापना 1967 में की गई। राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड की बात है 1967 है, यानी 27 मार्च 1967 में की गई मेरा। और उसके बाद दोस्तों राजस्थान राज्य उत्पादन विपणन 1957 में की गई। और इन सबका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? जयपुर के अंदर इनका सबका मुख्यालय कहां है? जयपुर में। एक बार देख लेना दोस्तों, गलत ना हो, क्योंकि गलत ना हो दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर गलत एक भी ना हो। अगला, साख सहकारी समितियां, बहुत अच्छी बात, साख सहकारी समितियां, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और मैंने पहले बताया था, तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है। इस चीज को आप लोग करेक्ट कर लेना। बताओ, तो मैंने कहा था साख सहकारी समितियों, साख सहकारी समितियों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के सहायक संस्था। तो साख सहकारी समितियों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने में सहायक संस्था कौन सी है? इसकी सहायक संस्था कौन सी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ओके, देखो दीर्घकालीन ऋण, तो मित्रों आपको बताया था जैसे कि अपना होता है नाबार्ड, सबसे ऊपर कौन होता है? नाबार्ड। मित्रों मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, बुक के अंदर दोस्तों थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई है। बुक में 1983 था, जो गलत था करेक्शन कर लेना, मैं बता दूंगा। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई है। और किस समिति की सिफारिश पर की गई? शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई है। शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई। और इसका मुख्यालय जो है मित्रों वो मुंबई में। ओके बात है। आगे, तो नाबार्ड जो है मित्रों, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई। इसका जो शिवरत्न समिति, नाबार्ड जो दोस्तों दो तरह की संस्थाओं के माध्यम से ऋण देता है। एक तो देता है सहकारी समितियों के माध्यम से, एक तो मित्रों ये ऋण देता है सहकारी समितियों के माध्यम से, और एक देता है मित्रों भूमि विकास बैंकों के माध्यम से। भूमि विकास बैंकों के माध्यम से ऋण देता है। और मैं जानता हूं दोस्तों यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, इसके बारे में दोस्तों जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पॉइंट को समझना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है। इस पॉइंट को दोस्तों अच्छे से तुम समझ लेना। तो ठीक है, देखो ये साख सहकारी समितियां दोस्तों तुम्हारे दिलो दिमाग में छप जानी चाहिए। कोऑपरेटिव, पहले बात तो साख नाम कहता है क्रेडिट, इनका काम क्या होता है? उधार देना। इनका काम क्या? उधार देना होता है, ऋण उपलब्ध कराना होता है। किसके लिए? कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए। कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए ऋण देने का कार्य इन साख सहकारी समितियों का होता है, जिनकी जो हायर अथॉरिटी होती है वो होता है नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी, 1982 में हुई थी। बुक में थोड़ी बहुत मिस्टेक थी, फिर बार बार कॉल मत करना, तुम्हारी आदत है कॉल करने की, मैसेज करने की, ये वो फलाना ठीक मतलब। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में भारत सरकार की 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत शिवरमन समिति की सिफारिश पर, और मुख्यालय कहां पर? मुंबई में। और नाबार्ड के द्वारा कृषि तथा ग्रामीण विकास हेतु ऋण देने का कार्य किया जाता है। ओके, आगे, नाबार्ड दो संस्थाओं के माध्यम से, एक तो सहकारी समितियों के माध्यम से और एक भूमि विकास बैंकों के माध्यम से। सहकारी समितियों के माध्यम से नाबार्ड अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण देने का कार्य करता है। अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण देने का कार्य करता है। यहां पर अल्पकालीन ऋण और मध्यकालीन ऋण देने का कार्य इन समितियों के माध्यम से किया जाता है। और दीर्घकालीन ऋण देने का कार्य भूमि विकास बैंकों के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन यहां पर यही पूछा था कि साख सहकारी समितियों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने का कार्य कौन होता है? तो यह होता है मित्रों भूमि विकास बैंकों का। किसका होता है? भूमि विकास बैंकों के द्वारा दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है। अब बच्चे के मन में एक क्वेश्चन आता है, बच्चा पूछता है सर दीर्घकालीन ऋण का मतलब क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर दीर्घकालीन ऋण का मतलब होता है सामान्यतः 5 से लेकर 20 वर्ष तक का जो लोन होता है, 5 से लेकर 20 साल तक का जो लोन होता है, उसे जनरली दोस्तों अपन दीर्घकालीन ऋणों की कैटेगरी में शामिल करते हैं। हालांकि ये कोई ऑथेंटिक जवाब नहीं है, लेकिन फिर भी तुमको संतुष्ट करने के लिए मेरे को बोलना पड़ रहा है, क्योंकि खुदा ना खास्ता कोई आ जाए तो आप इसको कर सको। तो दीर्घकालीन ऋण का मतलब होता है 5 से लेकर 20 साल तक का जो लोन होता है उसे दीर्घकालीन ऋण कहा जाता है। ओके, अल्पकालीन ऋण जो सामान्यतः 1 वर्ष का होता है, और उसके बाद मध्यकालीन 1 से लेकर 5 साल का होता है, और ये 5 से लेकर 20 साल का होता है। इस तरह की लोन की कैटेगरी अलग अलग भागों में बटी हुई है मित्रों। ओके, अब चलते आगे, अभी और बताएंगे, तो अभी और दोस्तों अभी तो बहुत सारी जानकारी दूंगा। ओके, आगे साख सहकारी समितियों का उद्देश्य, साख सहकारी समितियों का उद्देश्य, साख सहकारी समितियों का मेन उद्देश्य क्या है? वाह क्या बात है। साख सहकारी समितियों का उद्देश्य कृषि कार्य तो ऋण उपलब्ध कराना, गृह निर्माण हेतु ऋण उपलब्ध कराना,
व्यक्तिगत दायित्वों के निर्वहन हेतु या औद्योगिक कार्य हेतु। बिल्कुल दोस्तों, कृषक सहकारी समितियों का जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है मतलब कृषि कार्य हेतु ऋण उपलब्ध कराना। यानी साख सहकारी समितियां जो बनती है तो वो कृषि कार्य हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिए बनती है। मित्रों, मैं आपको फिर कहता हूं हमेशा, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग डेली 1 घंटा रात को मेरे साथ रहा करो और पर्यावरण की जितनी भी समस्या है उस समाधान कर लेना। बुक के अंदर नाबार्ड की स्थापना 1983 हो गई थी, कोई बात नहीं, ज्यादा लोड मत, तो नोट्स के अंदर 1982। मैंने कहा था बुक के पीछे नोट्स को जरूर देख लेना, वो नोट्स इंपॉर्टेंट है। मित्रों, आपको बताओ, ये बुक है, बुक तो है ही है, बुक तो कोई मैटर नहीं का, बुक के पीछे नोट्स और बुक के नोट्स के साथ साथ मेरी क्लास, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और इसलिए दोस्तों मैं क्लास ले रहा हूं, क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूं मेरे राजस्थान का प्रत्येक विद्यार्थी जो रेगुलर पढ़ रहा है उसके कहीं पर भी गलती ना हो। मित्रों, ईवीएस की साइंस को थोड़ा छोड़ दो दोस्तों, साइंस को मैं कह रहा हूं छोड़ दो, साइंस की बात करेंगे, बाकी हर एक यूनिट का इतना शानदार टेस्ट होगा, इतना गजब कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आगे तो साख सहकारी समितियों का उद्देश्य था कृषि कार्य तो ऋण उपलब्ध कराना, यही इन सहकारी समितियों का उद्देश्य होता है। ओके, आगे साख सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मूल सिद्धांत क्या है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है, ये कौन से सिद्धांत के अंतर्गत कार्य करती है, इनका सिद्धांत क्या होता है बताओ। आगे तो सहकारी समितियों का मूल सिद्धांत क्या है, ये कौन से सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि सहकारी समितियां जो थी कौन से सिद्धांतों के आधार पर कार्य करती है। यहां पर इसके बारे में, इनके सिद्धांत के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। मिलकर समाज का निर्माण करना, सदस्यों द्वारा जन कल्याण करना, सदस्यों का सदस्यों द्वारा संचालित कार्यक्रम और सबका सहयोग परस्पर विकास कार्यक्रम। तो मेरे प्यारे साथियों, सहकारी समितियों का जो मूलभूत सिद्धांत होता है वो होता है एक सबके लिए और सब एक के लिए। इसका मतलब दोस्त सदस्यों का सदस्यों के द्वारा संचालित ये एक कार्यक्रम है, सदस्यों के द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है। इसी को सहकारिता आंदोलन कहा जाता है और सहकारिता का मूल तंत्र सामाजिक उत्थान होता है। तो सदस्यों का सदस्यों के द्वारा संचालित कार्यक्रम। कई बार दोस्तों ये डिटेल में एक क्वेश्चन बन जाता है कि सहकारी समितियां दोस्तों कहां से जन्मी है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सहकारी समितियों का उद्भव कहां से हुआ, तो इनका उद्भव कृषि से हुआ। पहले क्या होता था, किसानों को लोन दिया जाता था जमींदारों और महाजनों के माध्यम से, और जमींदार और महाजन मित्रों उनकी जमीन को गिरवी रख लेते और गिरवी रख के दोस्तों उनको बंधुआ मजदूर बना लेते। तो इस तरह से सामाजिक उत्थान की जरूरत थी। तो सरकार ने सोचा, लोगों ने सोचा, क्यों ना हम एक ऐसा संगठन बनाए जो मिलकर आपस में सहयोग करेगा और ऋण देने का कार्य करेगा। ये एक सबसे बड़ी बात थी और इसी से दोस्तों सहकारी समितियों का क्या हुआ, जन्म हुआ। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो कि सहकारी समितियां जो है वो सामाजिक उत्थान करने के लिए बनी है और इनका उद्भव जो है वो एग्रीकल्चर से हुआ है, कृषि कार्यों में उत्थान, यानी कृषि कार्यों में जो बंधुआ मजदूरी थी उस बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए और किसानों को जमींदारों से बाहर निकालने के लिए 1904 में भारतीय दुर्भिक्ष आयोग बना और उस आयोग के साथ एक कानून बना और कहा कि किसानों को ऋण देने का कार्य हमारे द्वारा किया जाएगा। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। और ये दोस्तों एक सहकारी समितियां जो है तो वो एक सामाजिक उत्थान है। कौन सा उत्थान है? ये एक प्रकार का सामाजिक उत्थान के अंतर्गत शामिल है जो सदस्यों के द्वारा संचालित कार्यक्रम इसे माना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है मित्रों आप लोगों का कि राजस्थान राज्य उत्पादन व विपणन सहकारी संघ, राजस्थान राज्य उत्पादन विपणन व सहकारी संघ से संबंधित कथनों का आपको चयन करना है मित्रों कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। राजस्थान राज्य उत्पादन व विपणन सहकारी संघ की बात यहां पर की जा रही है। राजस्थान राज्य उत्पादन विपणन सहकारी संघ से संबंधित कथन को आपको चुनना है मित्रों और देखना है कि कोई चीज आपका गलत ना हो जाए। पहली बात तो देख लो, स्थापना हुई है मित्रों आप लोगों की 26 नवंबर 1957 में, बात तो बिल्कुल सही है। स्थापना 26 नवंबर 1957 में की गई। राजस्थान राज्य उत्पादन और विपणन संघ का जो मुख्यालय मित्रों वो मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में, अजमेर में नहीं है, ये बात आपका गलत है। ठीक है, किसानों को उत्पादित फसल का एमएसपी, जिसको अपन मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको अपन कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर खरीदना,
दुकानों पर बेचना और उद्योग संबंधी अगर बात करें तो उद्योग संबंधी आधार निर्माता की बात करना। तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान राज्य उत्पादन और विपणन सहकारी संघ की जब बात आती है तो इसके अंतर्गत कौन सी बात इंपॉर्टेंट है, ये चीज अपने को समझने की बड़ी आवश्यकता है। तो मेरे प्यारे साथियों देखो यहां पर मैं कह दूं आप लोगों को, यहां पर जब इस क्वेश्चन को जब आप देखते हो, इस क्वेश्चन को जब आप समझते हो, तो इसमें दोस्तों पहला बिंदु 26 नवंबर 1957 में इस सहकारी समिति का गठन हुआ, ये बात तो सही है। इसका मुख्यालय अजमेर में, ये बात गलत है। इसका मुख्यालय कहां पर है, तो जयपुर में, ये बात गलत है। तो दूसरा पॉइंट यहां पर ये गलत, दूसरा पॉइंट ये गलत, उपयोग सभी गलत। बच गया कौन सा, ये सिंपल से। तो किसानों को उत्पादित फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य देना, यानी किसानों के द्वारा जो फसल उत्पादित की जाती है उस फसल का उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य भी दिया जाएगा। उद्योगों पर, दुकानों पर उसको बेचना में तो आएगा, लेकिन उद्योग संबंधी आधार ये इसमें नहीं आएगा। तो यहां पर ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान राज्य उत्पादन एवं विपणन सहकारी संघ। मित्रों आपने कभी नाम सुना राजपेड़ का नाम, राजपेड़ वगैरह, तो ये इन्हीं के माध्यम चलता है, राजस्थान राज्य उत्पादन और विपणन सहकारी संघ, जिनका काम होता है दोस्तों कि किसानों के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसे खरीदना और उसे उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम तक किसानों तक पहुंचाना या गरीब वर्गों तक पहुंचाना और उनको एक न्यूनतम मूल्य उनको प्रोवाइड कराना, यही इसका मेन काम होता है, यही सब कुछ इसका है। और आज जो किसान बिल को लेकर जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं दोस्तों इनसे संबंधित माना जाता है। ओके राइट, आगे अगला चलते हैं। अब दोस्तों अगला पॉइंट आपके सामने है, तो अगला बिंदु आपके सामने, ये किसके बारे में देखो, स्थापना मार्च 1967 में की, स्थापना में तो मार्च 1967 में की गई, स्थापना मार्च 1967 यानी 27 मार्च 1967 में स्थापना की गई। क्या बात है, देखते हैं। मुख्यालय जयपुर में है, इसका कार्य है राज्य के उपभोक्ताओं की जरूरत की चीजें उचित मूल्यों की दुकानों पर उन्हें उपलब्ध कराना, यानी राशन की दुकानों के माध्यम से, राशन की दुकानों के माध्यम से या उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से राज्य के जितने भी उपभोक्ता होते हैं उन उपभोक्ताओं को जरूरत की चीजें उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराना, ये होता है। तो ये कथन किससे संबंधित है, तो मित्रों ये है आपका राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड से। राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड, राजस्थान राज्य ये क्या कहता है, राज्य के उपभोक्ताओं को उनकी जरूरतमंद चीजें कम से कम दामों पर या उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने का कार्य करता है, जिसकी स्थापना जो है मित्रों 27 मार्च 1967 में की गई, 1967 में जयपुर में की गई, किसकी, राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड की। बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन, अन्नपूर्णा भंडार योजना, नाम खूब सुना होगा और जानते भी हो, अन्नपूर्णा भंडार योजना जिसका काम होता है राजस्थान में उपभोक्ताओं को उनकी जरूरतमंद चीजें कम से कम दामों पर उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा 31 अक्टूबर 2015 को, 31 अक्टूबर 2015 को राजस्थान के जयपुर जिले के भमोरी गांव से, जयपुर जिले के भमोरी गांव से इस योजना की शुरुआत की गई, जिसके माध्यम से राज्य के उपभोक्ताओं को, राजस्थान के उपभोक्ताओं को उनकी जरूरतमंद चीजें होती है, उनकी जो जरूरतमंद चीजें होती है वो कम से कम दामों पर उनको उपलब्ध करवाई जाती है। ओके मित्रों, आगे अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा, सहकारी विभागों के दस्तावेजों की प्रिंटिंग करने का कार्य, सहकारी विभागों की दस्तावेजों की प्रिंटिंग करने का कार्य और स्थापना 1960 में की गई, मुख्यालय जिसका जयपुर में है। ये दोनों स्टेटमेंट किससे संबंधित है, तो मेरे प्यारे मेरे होनहार विद्यार्थियों ये आपका आ जाता है राजस्थान राज्य प्रिंटिंग एवं प्रशासन विभाग। दोस्तों प्रिंटिंग एवं प्रशासन विभाग जो होता है, राजस्थान राज्य प्रिंटिंग एवं प्रशासन विभाग जो होता है वो यहाँ पर कंसिडर कर लिया जाएगा। तो राजस्थान राज्य मंत्रालय, ओके नहीं ये राजस्थान राज्य ये आ जाएगा दोस्तों, राजस्थान राज्य मुद्रालय सहकारी संघ लिमिटेड, मुद्रालय सॉरी ये नहीं है दोस्तों, इसमें गलत है, राजस्थान राज्य मंत्रालय मुद्रालय प्रिंटिंग मुद्रालय सहकारी संघ लिमिटेड। तो मित्रों राजस्थान राज्य मुद्रालय सहकारी संघ लिमिटेड जिसकी स्थापना कब हुई, 1960 में की गई, जिसका मुख्यालय कहां पर है, जयपुर में। इस सहकारी संघ का मेन काम क्या होता है, सरकारी विभाग, जितने भी राजस्थान सरकार के सरकारी विभाग है उन सरकारी विभागों के दस्तावेजों की प्रिंटिंग करने का कार्य, उनके डॉक्यूमेंट तैयार करने का कार्य। तो वैसे तो आप जानते हो सहकारी समितियां बहुत सारी होती है, लेकिन मैं आपको जो बताऊं बस उनको ढंग से देख लेना जो मैं आपको बताऊं। आगे अगला पॉइंट, जिला स्तर पर
दीर्घकालीन ऋण, बहुत प्यारा दोस्तों, यहां से तो इस कॉन्सेप्ट को तो बहुत ज्यादा जानना कि जिला स्तर पर दीर्घकालीन ऋण देने की जब बात आती है, जिला स्तर दीर्घकालीन ऋण देने की जब बात आती है मेरे प्यारे साथियों, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से समझ जाना और इस पॉइंट को दोस्तों बहुत ही प्यारे प्यारे शब्दों में आप लोग अच्छी तरह से कवर यहां पर कर लेना। देखो आप लोग जानते हैं मित्रों, इसके पूरे ढांचे को देखो ये आपका नाबार्ड होता है, बता दिया नाबार्ड होता है मित्रों। नाबार्ड जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई। नाबार्ड के नीचे दो संस्था होती है, नाबार्ड के नीचे दो संस्था होती है, जिसमें एक सहकारी बैंक होता है जिनका कार्य कृषि और ग्रामीण विकास के लिए मित्रों अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण देना होता है। इधर होता है मित्रों आप लोगों का भूमि विकास बैंक। इधर कौन सा होता है? भूमि विकास बैंक, जिसका कार्य किसानों को दीर्घकालीन ऋण, कृषि तथा ग्रामीण विकास दीर्घकालीन ऋण देने का कार्य यहां पर होता है। ओके, सहकारी बैंकों का ढांचा में तो 3 स्तर का होता है। एक होता है दोस्तों आपका राज्य स्तर पर, यानी प्रत्येक राज्य में एक सहकारी बैंक होगा। एक होता है मित्रों जिला स्तर पर, प्रत्येक जिले में एक होगा। और एक होता है ग्रामीण स्तर पर। कौन से स्तर पर? ग्रामीण स्तर पर। तो मेरे प्यारे साथियों, सहकारी बैंकों का ढांचा 3 स्तर पे होता है। एक राज्य स्तर पर होता है, एक जिला स्तर पर होता है और एक ग्रामीण स्तर पर होता है। जिला स्तर, राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य का एक सहकारी बैंक होगा। तो राजस्थान का भी होगा। तो राजस्थान में सहकारी बैंक की स्थापना 14 अक्टूबर 1953 में की गई। 14 अक्टूबर 1953 में की गई। और कहां की गई? जयपुर में की गई, जिसको राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के नाम से जाना जाता है। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के नाम से जिसे जाना जाता है, और जिसको अपेक्स बैंक भी अपन कहते हैं, जिसको अपेक्स बैंक भी कहा जाता है, जो अपेक्स बैंक का भी कार्य करता है, तो इसको अपेक्स बैंक भी कहा जाता है। ओके, जिसके स्थापना 14 अक्टूबर 1953 में की गई। ओके, उसी प्रकार से मित्रों इसका कार्य अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण देना होता है, जबकि भूमि विकास बैंक का कार्य मित्रों किसानों को कृषि और ग्रामीण विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण देने का कार्य किया जाता है। कौन सा ऋण? दीर्घकालीन ऋण देने का कार्य किया जाता है। और सबसे बढ़िया तो भूमि विकास बैंक का ढांचा 2 प्रकार का होता है। एक तो भूमि विकास बैंक होता है राज्य स्तर पर, और एक होता है मित्रों जिला स्तर पर। एक राज्य स्तर पर होता है और एक जिला स्तर पर होता है। राज्य स्तर पर राजस्थान की जब बात करते हैं तो 26 मार्च 1957 में राज्य स्तर का सहकारी बैंक स्थापित किया गया। और कहां स्थापित किया गया? जयपुर में स्थापित किया गया, जिसका नाम था राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक। ओके भाई, यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन क्या आता है मित्रों कि अच्छा जिला स्तर की बात करें तो जिला स्तर पर जो सहकारी बैंक होता है, जिला स्तर पर जो भूमि विकास बैंक होता है, जिला स्तर पर जो भूमि विकास बैंक होता है, इसे प्राथमिक भूमि विकास बैंक कहा जाता है। प्राथमिक भूमि विकास बैंक कहा जाता है मित्रों, प्राथमिक भूमि विकास। तो जिला स्तर पर जो भूमि विकास बैंक होता है उसे प्राथमिक भूमि विकास बैंक कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों, जिसका कार्य जिला स्तर पर किसानों को दीर्घकालीन ऋण देने का कार्य होता है। और राजस्थान में पहला प्राथमिक भूमि विकास बैंक 1924 में अजमेर में स्थापित किया गया। कहां स्थापित किया गया? अजमेर में स्थापित किया गया। राजस्थान में जिला स्तर पर वो प्राथमिक भूमि विकास बैंक कहां स्थापित किया गया? अजमेर में स्थापित किया गया। 1924 में स्थापित किया गया मेरे प्यारे साथियों। और वर्तमान में राजस्थान में टोटल प्राथमिक भूमि विकास बैंकों की संख्या कितनी है? 36 है। यानी राजस्थान में वर्तमान में जिला स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों को कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण देने के लिए 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंक है। इसका मतलब अजमेर, जोधपुर और 200 गंगानगर, अजमेर, जोधपुर और गंगानगर में 2-2 है, बाकी 200 प्रत्येक जिले में 1-1 है। टोटल मिला के कितने हो गए? 36 भूमि विकास बैंक है, जिनका कार्य क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? किसानों को दीर्घकालीन अवधि का ऋण देना, दीर्घकालीन अवधि का ऋण देने के लिए इसकी स्थापना की गई। टोटल मिला के 200 कितने हैं? आपके 36 है। अजमेर, जोधपुर और गंगानगर में 202 है, बाकी प्रत्येक जिले में कम से कम 1-1 है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना। ओके मित्रों, आगे अभी मैं आपको और जानकारी दूंगा मित्रों, और जानकारी आपको दूंगा। और एक बात और सुन लो मित्रों, जबकि यहां पर जिला स्तर पर जो सहकारी बैंक होता है इसे केंद्रीय सहकारी बैंक कहते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, केंद्रीय सहकारी बैंक, याद कर लेना मित्रों, केंद्रीय सहकारी बैंक कहता है। यानी जिला स्तर पर जो सहकारी बैंक होता है, जिला स्तर पर जो सहकारी बैंक होता है उसे केंद्रीय सहकारी बैंक कहा जाता है। और राजस्थान का पहला केंद्रीय सहकारी बैंक 1910 में
अजमेर में स्थापित किया गया था। अब कई बच्चे कमेंट करेंगे नहीं सर 1905 था। नहीं मित्रों, दीग भरतपुर वाला नहीं था, गलत है। बार बार मेरे को कमेंट मत करना, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है मित्रों। आगे तो 1910 में अजमेर में स्थापित किया गया ओके आपका केंद्रीय सहकारी बैंक। और वर्तमान में राजस्थान में जो स्थापित है केंद्रीय सहकारी बैंक स्थापित तो कितने हैं 31। इसका मतलब मित्रों आप लोग कह सकते हो मित्रों कि राजसमंद और करौली को छोड़कर राजसमंद और सॉरी अपन बात करें तो यहां पर अगर मैं कहूं प्रतापगढ़ तथा धौलपुर को छोड़कर प्रतापगढ़ तथा धौलपुर को छोड़कर बाकी सभी जिलों में एक एक केंद्रीय सहकारी बैंक कार्य, यानी प्रतापगढ़ और धौलपुर जिले को छोड़कर प्रतापगढ़ तथा धौलपुर जिले को छोड़कर राजस्थान में एक एक केंद्रीय सहकारी बैंक है। अब बात यह आती है कि प्रतापगढ़ में अगर केंद्रीय सहकारी बैंक नहीं है मेरे प्यारे साथियों तो वहां पर किसानों को मध्यकालीन ऋण देने का कार्य कौन करता है, तो वहां पर चित्तौड़गढ़ का केंद्रीय सहकारी बैंक करता है। और धौलपुर की बात करें तो धौलपुर में भरतपुर केंद्रीय सहकारी बैंक के द्वारा उनको ऋण दिया जाता है। लेकिन सुनना में तो राजसमंद और करौली की बात करें, राजसमंद और करौली की बात करूं वहां पर केंद्रीय सहकारी बैंक स्थापित तो हो चुके हैं, लेकिन मित्रों अभी तक उन्होंने कार्य प्रारंभ नहीं किया। तो अगर स्थापित पूछे तो 31 कर देना ओके, कार्य करे कार्यरत पूछे तो 29 कर देना। प्रतापगढ़ में नहीं है तो वहां पर चित्तौड़गढ़ से लोन लिया जाता है, और धौलपुर में नहीं है तो भरतपुर से लिया। और पहला 1910 में अजमेर में स्थापित किया गया और केंद्रीय सहकारी बैंकों के द्वारा कृषि कार्य के लिए और ग्रामीण विकास के लिए मध्यकालीन ऋण देने का कार्य किया जाता है। दैट्स ऑल, सारी बातें आगे। प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना कब और कहां की गई? प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना कब की गई और कहां की गई मित्रों? ये तो मित्रों प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना यानी प्रथम केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना 1910 अजमेर में की गई। 1910 कहां पर की गई? अजमेर में की गई ओके, 1910 अजमेर में की गई। कई किताबों में दोस्तों ये भरतपुर डीग दे रखा है जो आपका गलत है। तो प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना 1910 कहां पर की गई? अजमेर में की गई मित्रों, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड से संबंधित मेरे प्यारे साथियों, नाबार्ड से संबंधित सही कथन की पहचान करनी है। स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई। स्थापना मित्रों 12 जुलाई 1982 में गई। मित्रों एक बार सभी लोग बने रहना, लास्ट में दोस्तों किसी क्वेश्चन में कोई डाउट पूछ लेना, कोई डाउट हो पूछ लेना। लेकिन मित्रों आप लोग किताब कहां मिलेगी, ये कहां मिलेगी, ये कोई नहीं पूछेगा। मैं लिंक डाल देता हूं टेलीग्राम। अगर आप लोगों ने अभी भी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जीके मुकेश पंचोली के नाम से जो टेलीग्राम है, जीके मुकेश पंचोली के नाम से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, जहां पर मैं अपनी किताबों के लिंक डालता रहता हूं जो भी आपको बुक चाहिए। तो नाबार्ड की स्थापना कब की गई? 12 जुलाई 1982 में की गई। किस समिति की सिफारिश पर? शिवरमन समिति की सिफारिश पर। शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई मित्रों के आगे इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय मित्रों दिल्ली में नहीं है, इसका मुख्यालय कहां पर? मुंबई में। मुख्यालय कहां है? मुंबई में। तो 3 नंबर तो वैसे गलत, तो 3 नंबर ये गलत, 3 नंबर ये गलत, बचा कौन सा? आगे, कार्य कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु सहकारी समितियों को वित्त पोषित करना, ये इसका कार्य होता है। यानी कृषि और ग्रामीण विकास हेतु सहकारी समितियों को ऋण देने का कार्य होता है। और नाबार्ड एक्ट कौन सा है? 1981 है। ये बात भी सही है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन सुनो ऑप्शन से मतलब नहीं है, ये पॉइंट भी सही है, ये पॉइंट भी सही है और ये पॉइंट भी सही है। इसका मतलब नाबार्ड एक्ट कौन सा? 1980 में। तो नाबार्ड एक्ट की जब बात आती है मेरे प्यारे तो नाबार्ड एक्ट आपका कौन जाएगा? 1980 यहां पर आ जाएगा दोस्तों। जिसके दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष है हर्ष कुमार बनाला। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हर्ष कुमार बनाला इसके वर्तमान अध्यक्ष है। जिसका कार्यकाल कितने साल का? अगर दोस्तों अगर तो यहां पर अपन इस चीज को समझ सकते हैं। तो आगे ठीक है, आगे उसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं, मेरी बात को सुनना मित्रों ओके, मेरी बात को यहां पर सुनना और समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहां तक की सारी बातें आप समझ रहे हो, इस तरह की सारी बातें आप लोगों के माइंड में सेट हो रही है मित्रों ओके। तो नाबार्ड को लेकर दोस्तों एक बात ध्यान रखना, नाबार्ड को लेकर जब हम बात करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर तक की बातें आपको बता चुका, सारी बातें कवर कर चुका मित्रों। यहां तक का सारा पॉइंट अपना यहां पर पूरा कवर हो चुका मित्रों ओके। आगे देखो मित्रों यहां पर मैं बताऊं, जी हाँ मित्रों एक पॉइंट थोड़ा करेक्शन कर लेना। सुना, मैं एक करेक्शन करा रहा हूं कि नाबार्ड का जो वर्तमान अध्यक्ष है ना, अध्यक्ष वो हर्ष कुमार बनाला नहीं है मित्रों, हर्ष कुमार बनाला नहीं है मित्रों। GR चिंताला, GR जो चिंताला है मित्रों वो बन चुका, यानी GR चिंतला जो है मित्रों वो बन गया। हर्ष कुमार बनाला पहले था, हर चुका, GR चेंज कर लेना, GR
चिंतला जो है मित्रों ये इसके वर्तमान अध्यक्ष बन चुके हैं। ये नया अमेंडमेंट हो चुका। मैं पहले बताता हूँ, फिर कल को खोगे से बताएंगे आपने। नाबार्ड का अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो हर तरह का GR चिंतला है दोस्तों, जो आपका 27 मई 2020 को बना था। 27 मई 2020 को बना था। GR चिंतला जो है 27 मई 2020 को बने थे। पहले हर्ष कुमार बनाला थे, तो इसको थोड़ा चेंज कर लेना, ये अमेंडमेंट कर लेना। कल को तुम खोगे से बताया नहीं आपने। तो हर्ष कुमार बनाला नहीं है मित्रों, हर्ष कुमार बनाला पहले थे। GR चिंतला नाबार्ड का वर्तमान अध्यक्ष। आगे सहकारी समितियों के जनक, क्या बात है, सहकारी समितियों के जनक की जब बात आती है, सहकारी समितियों का जनक कौन है मित्रों, तो सहकारी समितियों का जो जनक माना जाता है वो किसा था, रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है, जो इंग्लैंड के रॉबर्ट ओवेन थे। इसी ने दोस्तों सबसे पहले सहकारिताओं की बात की थी। सहकारिताओं के बारे में इसी ने सबसे पहले उल्लेख किया था मेरे प्यारे साथियों। अगला, साख सहकारी समितियों की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? साख सहकारी समितियों की सबसे बड़ी संस्था, साख सहकारी समितियों की जो सर्वोच्च संस्था है वो कौन है? RBI, नाबार्ड। तो साख सहकारी समितियों की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? नाबार्ड। कौन बताओ? नाबार्ड यहां पर आ जाएगी। ओके बताओ, नाबार्ड यहां पर कवर कर ली जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो सहकारी कीटनाशक में, तो सुना तो सहकारी कीटनाशक की बात देखो, आगे देखिए, आगे देखिए ना, यहां पर मेरी बात सुना दो, यहां पर मेरा तो कि सहकारी कीटनाशक दवाई फैक्ट्री जोटपाड़ा व पशु आहार कारखाना किस संस्था के नियंत्रण में आते हैं? तो ये सारे दोस्तों राजपेड़ के नियंत्रण आते हैं। किसके? राजपेड़ के नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। राजपेड़ के द्वारा इनको कंट्रोल करने की बात यहां पर की जाती है। ओके गाइस, तो ये था दोस्तों आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सहकारी समितियों को लेकर, जो सारी बातें मैं आपको बता चुका। क्योंकि अगली कक्षा का भी टाइम हो रहा है दोस्तों, क्योंकि मेरी अगली कक्षा भी रहती है। तो गाइस उम्मीद करता हूं सहकारी समितियों से संबंधित सारी बातें कवर हो गई होगी। सारी बातें मैं बता चुका, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बता चुका। आपके एग्जाम्स के लिए मैं पहले कमेंट ऑन कर देता हूं दोस्तों। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट पूछ लेता हूं, कमेंट ऑन कर देता हूं। उसके बाद आपका जो भी ओपिनियन है वो सारे ओपिनियन में आपसे पूछ लेता हूं, ठीक है? देखो सारे ओपिनियन की मैं बात करता हूं, यहां पर सारे ओपिनियन को लेकर बताऊं तो ओके बताओ, एक बार आ जाइए फटाफट दोस्तों। आगे ओके मित्रों, तो गाइस ये थे दोस्तों एमएसपी क्या होता है? इसको तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है दोस्तों। जो किसानों को दोस्तों उनकी उपज का एक न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार के द्वारा उनको दिया जाता है। तो गाइस देखिए, कल अपने उपभोक्ता संरक्षण पढ़ लिया था, मैंने पूरी बातें बता दी थी, सारी इंपॉर्टेंट जो नए थे, नए अमेंडमेंट बता दी थे। आज दोस्तों मैंने सहकारी समिति बता दी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। जनक का नाम वापस बताओ, जनक का नाम बेटा, जनक का जो नाम है वो है आपका रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट, सहकारी समितियों का विश्व स्तर पर जनक रॉबर्ट ओवेन की बात करते, रॉबर्ट ओवेन को अपन यहाँ पे मानते हैं। ओके गाइस, सर पॉलिसी बिल्कुल दोस्तों। अब देखो, आप मेरी बात सुना दोस्तों, मैं आपको एक एक पॉइंट ऑफ सुनना और एक एक बिंदु सुना। मैं आपको डेली दोस्तों एक एक बिंदु पर चर्चा करूंगा, ये मेरा वादा है। एग्जाम तक साथ रहूंगा, ये भी वादा है। डेली आपको 1 घंटा मेरे साथ रहना है दोस्तों। मैं फिर कर रहा हूं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, बुक भी पढ़नी है, बुक के पीछे नोट्स भी पढ़ने और टेस्ट सीरीज में भाग लेना। क्योंकि मैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से जितने भी नए अमेंडमेंट है वो सारे नए अमेंडमेंट आपको बता दूंगा। जितने भी सारे अमेंडमेंट है, पहले टॉपिक पढ़ाओ फिर क्वेश्चन आंसर करो। मैं टॉपिक मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मित्रों। ये देख फालतू बातें मत करो। मैं सर आगे के सवाल तो करो, देखो आगे के सवाल नहीं होगा तो सुनना दोस्तों मेरी बात को। अभी अगली क्लास का टाइम हो रहा है, अगली क्लास का टाइम हो रहा है। ओके, कल का टॉपिक क्या रहेगा इसके लिए रात को 2 बजे मैं बता दूंगा। कल की प्लानिंग क्या रहेगी वो आपको मैं बता दूंगा। ओके, आगे क्लियर गाइस? क्लियर, सभी को क्लियर? तो गाइस वीडियो को शेयर और लाइक। कल का टॉपिक, कल अपन बात करेंगे दोस्तों राजस्थान के प्रमुख उद्योगों के बारे में। कल राजस्थान के प्रमुख उद्योगों से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो ओके, ठीक है? आगे गाइस, टीचिंग मेथड की क्लास सुबह 9 बजे होगी दोस्तों। कल सुबह 9 बजे टीचिंग मेथड की क्लास होगी, जिसमें दोस्तों कल आपको प्रोजेक्ट विधि के बारे में बताया जाएगा। प्रोजेक्ट विधि को लेकर कल की कक्षा में दोस्तों प्रोजेक्ट विधि के बारे में पूरी डिटेल बताएगा सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे इसी चैनल पर आपकी टीचिंग मेथड की क्लास भी आपकी होगी। क्लियर गाइस? ओके ओके, ठीक है। थैंक यू मित्रों, टेक केयर। मिलते हैं सुबह 9 बजे, फिर मिलते हैं रात के 10:15 बजे। ओके, थैंक यू मित्रों।